नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तपस्या। मृणमयी देवी अन्य दिनों की तरह घूमते घूमते अपने मुंह बोले भाई रमन के घर पहुँच गई। ऐसे में उन्हें रमन जी की पत्नी सरोजनी देवी अभ्यागत करते हुए बैठने को कहती है और कुशल मंगल पूछती है। अरे दीदी, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद आई हो। जवाब में मृणमयी देवी कहती है, अरे बहन, क्या बताऊं, आजकल घर से निकलने का मन ही नहीं करता। तुम भी आया करो हमारे घर में, ऐसे में कम से कम आपसी मेल जोल तो हो जाएगा ना। जवाब में सरोजनी देवी कहती है, यह बात तो ठीक है, पर कभी कभी फ़ोन पर ही बात कर लिया करो। आजकल तो फ़ोन का ज़माना आ गया है। विरक्ति के भाव प्रकट करते हुए मृणमयी देवी कहती है, अरे छोड़ो, यह फ़ोन वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते। फ़ोन पर ढेर सारी बातें करने पर भी बात कभी ख़त्म नहीं होती और एक तरह से बीमारी की शक्ल ले लेती है। ऐसे में अगर मुलाकात होने पर बात की जाए तो उसमें मज़ा ही कुछ और है। ऐसे में सरोजनी देवी कहने लगी, अरे दीदी, मैं तो घर से निकलने का समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। बेटा अतुल और राहुल के बच्चों को संभालते संभालते बहू रजनी परेशान हो जाती है। माया तो अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। ऐसे में चार चार बच्चों को एक साथ संभालना और घर के काम करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहीं पर भी जाने की बात कहती हूँ तो रजनी कहती है कि आपको कहीं पर भी जाना है तो 2-3 बच्चों को साथ में लेकर जाओ। अब बताओ दीदी, मैं इन सबको गोद में उठाकर कब तक चल सकती हूँ? ऐसे में मैं यहाँ पर सभी बच्चों को लेकर चौपाल लगाकर बैठ जाती हूँ और रजनी घर के काम काज को संभालती है। अगर मैं उन्हें ना संभालूं तो सही समय पर काम नहीं होगा और शाम के 7 बजते ही अतुल और माया घर में आ जाते हैं। उन्हें कुछ चाय नाश्ता भी देना होता है। फिर रात के खाने का बंदोबस्त करना होता है। यह सब काम या तो मैं करूं या फिर रजनी करे। माया से तो कुछ भी नहीं होता है। कहती है, मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। इतने में रजनी सभी बच्चों को लाकर दोनों के बीच में बिठाकर फिर से रसोई में चली जाती है और बातों बातों में मृणमयी देवी को प्रणाम करते हुए कुशल मंगल पूछती है। बुआ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप इन दोनों को संभालो। तभी मृणमयी देवी उन बच्चों को प्यार जताते हुए कहती है, यह तो शुक्र करो कि दोनों बहुएं सगी बहनें हैं, नहीं तो तुम्हारे घर में बहुत कलह हो जाती। जवाब में सरोजनी देवी कहती है, आपने ठीक कहा दीदी, मैं भी कभी कभी यही बात सोचती हूँ। हमने दोनों सगी बहनों को एक साथ अपने घर में लाकर अच्छा ही किया। अब देखो ना, राहुल घर पर नहीं रहता, वह दिल्ली में रहता है और कभी कभार घर आता है। उसकी बीवी घर पर रहकर सभी के बीच में काम करते हुए दोनों के बच्चों की परवरिश करती है, साथ में अपनी बड़ी बहन तथा बहनों को भी संभालती है। यह क्या कम है? इस कारण मैं उन्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल पाती हूँ। ऐसे में मृणमयी देवी कहती है, मैं भी तो इसी वजह से घर से नहीं निकल पाती हूँ। आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरोजनी देवी कहने लगी, अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपके घर में और इतने सारे बच्चे? आपकी बहू मेघना को तो अभी तक बच्चे हुए ही नहीं हैं। ऐसे में बच्चों की भीड़ की बात कहाँ से आ रही है? तभी अफसोस जताते हुए मृणमयी देवी कहने लगी, नहीं रे, तुम बच्चों की वजह से नहीं निकल पाती और मैं बच्चों से घर खाली रहने के कारण घर से नहीं निकल पाती हूँ। घर से बाहर निकलते ही लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। अब देखो ना, हमारे घर से तुम्हारा घर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में कम से कम 50 लोग मिल जाते हैं। बंकू की माँ, पल्लवी की माँ, रामलाल की बीवी, आशा की माँ, नितिन की माँ, बंसी की माँ, यमुना की दादी, ममता की माँ, नाथूलाल की माँ। अब सभी लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम दादी बनी हो या नहीं, बहू के अब तक कुछ खबर है कि नहीं।
कोई तो कहता है, अरे दीदी, तुम्हें तो बेटे सुधीर की शादी कराए सालों हो गए हैं। 8-10 वर्ष क्या कम होते हैं। किसी के बच्चे होने के लिए तो साल भर ही बहुत होता है। कहीं तुम्हारी बहू को कोई समस्या तो नहीं है ना। ऐसे बहुत से सवाल करते हैं। मैं किस किस के मुंह पर ताला लगा सकती हूँ। जितने मुंह उतनी बातें। कोई तो कहता है, अरे दीदी, श्यामलाल की बीवी बसंती है ना, उसके भी बच्चे नहीं होते थे। उसके भी बड़े दिनों के बाद बच्चे हुए हैं। कहाँ कहाँ पर जाकर मन्नतें मांगी थी। कहते हैं कि संपा की दादी जी है ना, उसने देवी माँ की पूजन का प्रसाद और माँ का आशीर्वाद रूपी फूल उसे दिए थे, जिसके खाने के बाद उसके बच्चे हो गए। तुम भी एक बार कोशिश करके देखो ना। कृति की माँ कहती है, अरे आजकल तो घर घर में ऐसी समस्या है। पहले लड़कियों की 18, 20, 22 वर्ष तक शादी हो जाती थी, पर अब तो 30 साल के बाद शादी करवाती है, जब तक बच्चे होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। 30 वर्ष के बाद शादी करती है और कहती है कि अभी तो मैं बच्ची हूँ, और जब तक उनको होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर डॉक्टर वैद्य के पास जाकर चक्कर काटते काटते परेशान हो जाती है। फिर कहती है कि अब मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। आजकल तुम घर घर में देखो कि कितनी ज़्यादा उम्र में जाकर सबके बच्चे हो रहे हैं। क्या बताऊँ। मृणमयी देवी चिंता जताते हुए कहती है, अब मैं किस किस की बात का जवाब दूं और किस किस का मुंह बंद करवाऊं। निधि की माँ कहती है, मेरी बड़ी बहन विजया है ना, उसकी बहू तो देवी कामाख्या माता के मंदिर में गई थी, वहाँ पर मन्नत मांग कर आई थी। इतने में कृष्णा की माँ कहती है, हमने तो बहू को माता वैष्णो देवी के दरबार में भेज दिया था। वहाँ से आने के बाद साल भर में ही उसके बच्चे हो गए हैं। इतने में करुणा की दादी कहती है, हमारी करुणा को भी ऐसी ही समस्या हो गई थी। उसने तो किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था, बड़े लंबे समय के बाद उसके बच्चे हुए हैं। तब तक अंजलि की दादी आ गई और कहने लगी, अरे भाभी, आजकल तो क्या बताऊं, बच्चे पूरा दिन बैठे रहते हैं और उटपटांग खाना खाते हैं। यह जो नए ज़माने का खाना खाते हैं ना, उसके कारण बैठे बैठे गोलगप्पे की तरह बनते जाते हैं और आखिर में उनको ऐसी ऐसी बीमारी घेर लेती है कि क्या बताऊं। तुम तो अपनी बहू को किसी सही डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो और भी देर हो जाएगी। जब तक कि उसके अंडे ही बनने बंद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। आजकल तो पता नहीं लड़कियों में कैसी कैसी बीमारी हो रही है। समय रहते सभी का इलाज करवा लेना चाहिए। समय चला जाएगा तो फिर उम्र भर दुखी हो जाओगी। तुम तो दुखी होंगी ही, साथ में बहू भी दुखी हो जाएगी। तब दूसरे के बच्चों को देखकर अफसोस करती रहोगी। तभी अंचल की माँ कहती है, अरे दीदी, पता है आजकल तो ऐसी समस्या ज़्यादा हो रही है। लड़की वाले अपनी बेटी की उम्र को छुपाकर शादी करवाते हैं। मेरी ननद की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी शादी होने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। उसकी शादी की उम्र पार हो गई थी। फिर बेटी की उम्र छुपाकर 5-6 वर्ष कम करके किसी तरह से शादी तो करवा दिए, क्योंकि मेरी ननद चंचला बहुत चालाक है। लेकिन फिर क्या, एक तो उनकी बेटी मांगलिक है और मांगलिक होने की वजह से उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही थी। फिर किसी भी तरह से शादी तो करवा दिए, पर शादी के बाद पोल खुल गई और अब तक उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि उसके तो अंडा ही नहीं बन रहा है। अब देखो ना, बेचारी कितनी मुश्किल में पड़ गई है। बातों बातों में मृणमयी देवी कहने लगी, अरे भाभी, मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है। वह चंदू के दादाजी हैं ना, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। रास्ते पर चंदू की माँ और दादी मिल गई तो बस यही सब बातें हो रही थी। चंदू की माँ बहुत सी बातें कहने लगी। वहाँ पर चंदू की दादी भी आ गई और कहने लगी, कहीं तुम्हारी बहू की हालत हमारे भोला की बीवी की तरह तो नहीं है ना।
भोला की बीवी रत्ना के भी अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। तभी चंदू के दादाजी त्रिभुवन जी कहने लगे, मैंने तो पहले से ही कौशल्या को कह दिया था कि तुम्हारा भाई भोला उस लड़की से शादी ना करे, पर वह रत्ना की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया। मुझे तो शंका थी कि रत्ना में स्त्रीत्व की कमी है, पर यह लोग नहीं माने। मैंने इशारे में समझाया भी था, लेकिन फिर भी भोला नहीं माना और उसकी दीदी भी नहीं मानी। कहता है मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। बस क्या था, रत्ना के घर वाले अपनी बेटी की कमी को छुपा दिए और शादी करवा दिए। देखने में रत्ना इतनी खूबसूरत है कि कोई भी मोहित हो जाएगा। इतने में कौशल्या जी कहने लगी, असल में वह देखने में इतनी खूबसूरत है कि कोई भी नहीं कह सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके बच्चे नहीं हों। और मेरा भाई भोला तो उसे देखने के बाद एकदम से पागलों की भांति हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने के बाद मेरा सिर ऊंचा हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसी बातें करने लगा। उस वक्त तो वह हमारे ऊपर दोष देने लगा कि आप लोग तो खामखा उल्टा सीधा सोचते हैं। ऐसे में मैंने कहा कि कोई बात नहीं भोला, तुझे अगर रत्ना पसंद आ गई है, लेकिन उससे शादी करने के पश्चात ऐसा न हो कि तुझे बाद में पछताना पड़े। फिर क्या था, भोला नहीं माना और हमने उन दोनों की शादी करवा दी। तभी कौशल्या जी कहने लगी, भोला की शादी के लगभग 2-3 साल के बाद उनकी छोटी चाची संगीता कहती है, हमें मालूम है, उसके माता पिता को भी पता था कि रत्ना कभी माँ नहीं बन सकती। जब बात बहुत बिगड़ गई तो रत्ना की माँ ने तो यह बात नहीं बताई, पर उसकी चाची संगीता ने कहा कि रत्ना की माँ जानती है। बड़े समय तक रत्ना का इलाज भी करवाया था, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी बनावट प्रकृति के संग मेल नहीं खाती, अतः वह कभी माँ नहीं बन सकती। संगीता कहती है, एक बार तो संगत वाले सभी लोग अपने लाज लवाज के साथ आ गए थे। रत्ना को साथ में ले जाने की बहुत जिद करते रहे, पर रत्ना की माँ के यह कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया कि नहीं, मेरी बेटी आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। हम लोग उसका डॉक्टरी इलाज करवाएंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे में जब भोला से इस बात के लिए पूछा गया तो अब भोला बेचारा क्या कहे। उस समय तो चिकित्सा पद्धति इतनी उन्नत नहीं थी ना, अतः अपने मन को तथा अपनी चाहत को दबाकर रखते हुए अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। ऐसे में भोला को दुख तो खूब हुआ, पर अब क्या कर सकता है। इतने में चंदू के दादाजी त्रिभुवन जी कहने लगे, मैंने फिर से भोला को समझाया कि तू कहे तो मैं तेरे लिए फिर से दूसरी लड़की ढूंढता हूँ, ताकि तेरी दूसरी शादी करवा सके, तेरा भी कोई बच्चा हो सके। प्रकृति का नियम है कि सभी लोग समय पर अपने बच्चों के माता पिता बनते हैं। इस समय नियम के विरोध में जाने का मतलब है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अब जीवन भर कोई थोड़े ही जवान रहता है। मैंने उसे बहुत से उदाहरण के साथ समझाया, पर अपनी जवानी के जोश में आकर मेरी बातों को उसने समझने की कोशिश नहीं की। अब देखो, जिस वक्त उसकी शादी हुई थी उस वक्त उसके बच्चा हो जाता तो आज उसके नाती पोती भी हो जाते, पर आज तक वह अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। मगर हम लोग भला क्या कर सकते हैं। अगर खुद ही ना समझ हो या समझना नहीं चाहेगा तो हम लोग भला क्या कर सकते हैं। अब तो दूसरे को देखता और ठंडी आहें भरता है। सरोजनी देवी दुविधा भरे लहजे में कहने लगी, अरे दीदी, कहीं तुम्हारी बहू मेघना कहीं ऐसा तो नहीं है कि। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मृणमयी देवी कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ गई।
पर मैं यह बात कैसे कह सकती हूँ, यह तो वही लोग कह सकते हैं। ऐसे में सरोजनी देवी कहने लगी, क्या पता दीदी, हर कोई लोग अपनी खामियां दूसरों को थोड़े ही बताते हैं। क्या पता कि तुम्हारी मेघना को भी रत्ना की तरह कोई समस्या हो। अपनी भाभी की बातें सुनकर मृणमयी देवी अचानक भाव विभोर हो गई और मन ही मन सोचने लगी, कहीं सरोजनी की बात सच तो नहीं है। कहीं बहू, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, परंतु कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नकार नहीं सकते। परंतु क्या मेघना? काफ़ी देर तक दोनों ही चुपचाप रह गई। इतने में सरोजनी देवी कहने लगी, क्या सोच रही हो दीदी? जवाब में गहरा सांस छोड़ते हुए बड़ी ही दबी आवाज़ में मृणमयी देवी कहने लगी, कुछ नहीं भाभी, मन बहुत दुखी हो गया है। सोच रही हूँ कि हम लोग अपने अपने मन में कैसी कैसी तमन्नाएं पाल कर रखते हैं। आज तुम्हारे घर के जैसा माहौल हमारे घर में होता, परंतु हमारे घर आंगन एकदम से खाली है। चंदू के दादाजी तो यहाँ तक कह दिए हैं कि यह घर मकान पैसा वगैरह वैभव किस काम के हैं। भोला के पास ढेर सारा पैसा है, 2-3 मंजिला वैभवशाली मकान बनाया है, 10-12 कमरे हैं घर में, हर साल नए नए खेत जमीन खरीदता है। पर यह सब किस काम के हैं? यह वैभव, यह विरासत किस काम की है? जब तक उसका कोई वारिस ही ना हो, उसके चले जाने के बाद सारा खंडहर में तब्दील हो जाएगा। इनमें ढेर सारे पशु पक्षियों का निवास होगा। उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके पास एक बच्चा तक नहीं है। ऐसे में इतनी सारी धन दौलत किस काम की है? मृणमयी देवी कहने लगी, मुझे लगता है कि चंदू के दादाजी त्रिभुवन जी ने अपनी कथा से कहीं ना कहीं मुझे इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा दिया है। मैं उसके कहे बातों को लेकर सोच रही हूँ, कहीं भोला की तरह हमारे घर की हालत भी वैसी ही ना हो जाए। इतने में सरोजनी देवी कहने लगी, दीदी, आजकल तो चिकित्सा बहुत एडवांस हो गई है। बहू रजनी कह रही थी कि चिकित्सा के कमाल की है कि किन्नरों के भी बच्चे होने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में खबर आई थी, बहू ने अपने फ़ोन पर फोटो लेकर रखी है। अगर चिकित्सा का लाभ उठाकर किन्नरों के बच्चे हो सकते हैं तो फिर बहू मेघना के क्यों नहीं हो सकते? मृणमयी देवी अफसोस जताते हुए कहती है, तुम ठीक कहती हो, परंतु पता नहीं हमारे घर में क्या होगा। मुझे कभी कभार कॉलेज के प्रोफेसर की बातें याद आती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, एक रोज़ हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें एक विषय पर पढ़ाते हुए कहा, जो समस्या बढ़ती आबादी से है उससे कई गुना समस्या तो ना आबादी से है। उस समय हमारे देश में हमारे दो का बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बढ़ती प्रजनन दर पर रोक लगाने के प्रयास हेतु सरकार की तरफ से बहुत सा प्रचार प्रसार तथा कई प्रयास किए जा रहे थे। चारों ओर ऐसा माहौल बना हुआ था कि डॉक्टरों को हर एक ऑपरेशन कराने की एवज में कुछ पैसा मिलता था। ऐसे में बहुत से डॉक्टर ऐसे ऐसे लड़कों को पकड़कर नसबंदी कर दिए जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, या तो किसी को नई नई शादी हुई थी पर अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। उस पर देश भर में सवाल उठाए गए थे। देश भर में बहुत बवाल मचा था। इसी संदर्भ में हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कह रहे थे कि नसबंदी करके जन्म दर पर नियंत्रण तो लगा सकते हैं। वैसे भी जन्म दर नियंत्रण के बहुत से उपाय हैं, पर जिनके बच्चे नहीं होते तथा जिन महिलाओं के मां बनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी ऐसा अभियान चलाना चाहिए ताकि समय के साथ साथ ऐसी महिलाएं अपने मातृत्व को हासिल कर सके। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया के तहत वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। समय के साथ साथ उस पर बहुत से काम जरूर हुए हैं, फिर भी बहुत सी स्त्रियां
वैसी ही है जो बिन बच्चे के रह जाती है। सरोजनी देवी कहने लगी, हाँ दीदी, आपने ठीक कहा। आपको पता होगा कि जन्म दर नियंत्रित करते करते अब चीन तथा जापान, कोरिया के क्या हालात हो गए हैं। वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब जन्म दर को बढ़ाने हेतु बहुत से लाभदायक स्कीमें वहाँ पर चलाई जा रही है, पर लोग अब बुढ़ापे में ऐसा जोखिम लेने से बच रहे हैं। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने पहले से ही ऑपरेशन करा लिया हो, वह भला फिर से प्रजनन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में भी कल को ऐसा ही हाल हो जाएगा, क्योंकि लोग न केवल समझदार हो गए हैं, बल्कि उनमें लालसाएं भी आने लगी हैं। सभी के मन में भावनाएं आ गई हैं कि एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे। और आजकल देखो, सभी के घर में एक एक बच्चे हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी सोचती है कि बच्चे का जन्म होने के पश्चात बहुत सी कठिनाइयां होती है, ऐसे में एक ही सही है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इकलौती लड़की से शादी करवाने को राजी नहीं होते, लेकिन बहुत से स्वार्थी लोग भी होते हैं जो यह सोचते हैं कि इकलौती लड़की को बहू के रूप में लाएंगे तो कल को बहू के माता पिता की प्रॉपर्टी भी हमें ही मिल जाएगी। कई सोचते हैं कि इकलौता लड़का होगा तो बेटी के ससुराल वालों की संपत्ति पर कोई दूसरा अधिकार नहीं जताएगा। ऐसी अवस्था को देखें तो लोगों ने अपने आप ही जन्म दर पर नियंत्रण करना सीख लिया है, फिर किसी कानून की आवश्यकता ही नहीं है। बातों बातों में मृणमयी देवी कहने लगी, हाँ भाभी, मेरा एक भाई है। उसकी पत्नी हमेशा यही कहती थी कि एक से ज़्यादा बच्चे होने पर हम गरीब लोग उन्हें कैसे पालेंगे। उसकी एक ही बेटी है, अब वह उच्च शिक्षा ले रही है। अब बात बात पर केवल यही बात कहती है, हमारा तो कोई बेटा नहीं है ना। ऐसे में मैं अपनी बेटी को लेकर हमेशा चिंता में रहती हूँ। ज़माना बहुत ख़राब है, पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए। अगर उसका कोई भाई होता तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उसकी पहरेदारी कर सकता था। अब तो बेटी ज्योति जहाँ पर भी जाती है, मैं या उसके पिताजी उसके संग जाते हैं। अगर ज्योति के कोई छोटा या बड़ा भाई होता तो हमारी हिम्मत बढ़ सकती थी, परंतु हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर हमें पहले से इन बातों की समझ होती तो हम ऐसी गलती नहीं करते और मुसीबत भी नहीं होती। अब तो बुढ़ापे के लिए हमें सोचना होगा। ज्योति की शादी होने के बाद तो ससुराल में चली जाएगी, फिर हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले रह जाएंगे। ऐसे में मैं कभी कभी ज्योति के माँ को यही समझाती हूँ कि तुम लोग ऐसी ही कोशिश करना कि अपनी बेटी ज्योति की शादी करवाकर ऐसा दामाद ले आना ताकि वह हमेशा तुम्हारे साथ घर जमाई बनकर रहे, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। परंतु एक बात है कि घर जमाई हर कोई नहीं बनना चाहता। इतने में सरोजनी देवी कहने लगी, क्यों नहीं दीदी, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। प्रकाश जी अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत प्रयास करते रहे। उनका भी दिली तमन्ना थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो घर जमाई बनकर रहे, परंतु प्रकाश जी बहुत ही गुस्से वाले हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह का दामाद मिलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में उनकी पत्नी हमेशा यही बात कहती है कि आपकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके घर में वही व्यक्ति घर जमाई बनकर रह सकता है जो जन्म से ही लूला लंगड़ा या बहरा हो, क्योंकि आप इतना अनुशासन से रहते हैं और सभी के ऊपर अपना अनुशासन थोपना चाहते हैं कि ऐसे में भला इस तरह के लड़के के अलावा और कौन आपकी लड़की से शादी करेगा और घर जमाई बनकर रहने को तैयार होगा। वही व्यक्ति होगा जिसकी कोई मजबूरी होगी।
यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे। हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।